साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे डेली सुबह 7:02 पे साइंस से क्वेश्चन आता है और 10 से 12 मिनट का रहता है। आप लोग शुरू से अंत तक देख करके बताइएगा कि कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। देर न करते हुए चलते हैं। यह क्वेश्चन है हमारा, प्रतिध्वनि का कारण क्या है, ये आपको बताना है कि प्रतिध्वनि का कारण क्या है। ध्वनि का परावर्तन है, ध्वनि का अपवर्तन है, ध्वनि का अवशोषण है, ध्वनि की चाल है। तो इसमें से देखिए चारों को समझिए कि क्या होता है। तो परावर्तन क्या होता है कि किसी सतह से जाकर के टकरा कर वापस आना परावर्तन होता है। अपवर्तन क्या होता है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, चाहे विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अवशोषण क्या होता है कि कोई भी चीज को एब्जॉर्ब कर लेना। जैसे हम यहाँ से देखिए इस माइक में बोल रहे हैं, इसमें एक रबर टाइप का लगा हुआ है, मतलब कि ये हमारी इको को, मतलब कि जो भी हम जिससे कि हवा निकल रहा है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा और मेरी आवाज को क्लिपसी बनाएगा। एक चीज होता है। और कुछ चीज होता है जैसे कि मान लीजिए कोई चीज अगर यहाँ पे घर में है, जिस रूम में हम हैं उस रूम में जैसे कि अगर कुछ सामान नहीं है तो वहाँ पे इको होगा, लेकिन अगर सामान रख देंगे तो वो अवशोषण कर लेता है। और चाल क्या है, तो साउंड ऑफ स्पीड का हो, तो प्रति सेकंड में कितनी चली गई दूरी होती है, तो इसको बोलते हैं चाल। तो अब देखिए इसमें से आपको बताना है कि प्रतिध्वनि का कारण क्या है। प्रतिध्वनि कभी कभी आप फिल्मों में देखे होंगे कि कोई पहाड़ से बोलता है तो वह टकरा करके वापस आता है, उसी को प्रतिध्वनि बोलते हैं। और वह परावर्तन के कारण से, ध्वनि के परावर्तन के कारण से होता है। एक चीज ये हो गया। और कम से कम ध्वनि का प्रतिध्वनि जो होता है कम से कम 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। कम से कम 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। यह एग्जैक्ट है 16.8 मीटर होता है, लेकिन उसको लगभग में मान करके 17 मीटर मानते हैं। तो प्रतिध्वनि का कारण क्या है, तो परावर्तन होता है, ध्वनि का परावर्तन, और कम से कम 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये वाला पे। इस पे याद रखिएगा 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए प्रतिध्वनि के लिए। ऑप्शन इसमें से ए सही होगा। झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्त काल क्या होगा। जैसे मान लीजिए कोई झूला है, इस पे झूला है, मान के चलिए यहाँ पे वो व्यक्ति खड़ा हो जाएगा तो इसका तो पेंडुलम वहीं पे चलेगा ना। तो क्या होगा, खड़ा होगा तो इसका बेस कुछ क्या होगा, आर जो है ना त्रिज्या कम हो जाएगी। जब त्रिज्या कम होगी तो उसका क्या हो जाएगा, चाल घट जाएगा, इसमें से हो जाएगा घट जाएगा, आवर्त काल जो है घट जाएगा। ऑप्शन बी सी हो जाएगा। यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर दो व्यक्ति बैठा दिया जाए तो आवर्त काल क्या होगा। अगर एक व्यक्ति जैसे उसी पे था कि मान लीजिए यहाँ पे एक झूला था, यहाँ पे एक व्यक्ति बैठे हैं, अगर इस पे 2 आदमी बढ़ जाएँगे तो क्या होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, इससे जो है ना यहाँ पे इसकी दूरी कम कर दिया जाए तब अंतर आता है, तो यह अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दिया है कि सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है, तो 2 सेकंड होता है। सेकंडी मतलब कि 1 सेकंड में, जैसे मान लीजिए सेकंडी है, यहाँ से चला, 1 सेकंड में गया फिर वापस आया तो 1 सेकंड हो जाएगा ना, 2 सेकंड। तो वो सेकंडी पेंडुलम यानी कि सेकंडी मतलब कि 2 सेकंड लगेगा उसको अपने जगह पे आने के लिए। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से छोड़े, गया फिर वापस आया, यानी कि 1 से 2 सेकंड हुआ ना। तो 1 सेकंड में गया, 1 सेकंड में आकर के नज़दीक अपने पास आ गया। तो उसी को कह रहा है कि सेकंडी पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है, तो ऑप्शन बी से हो जाएगा और 2 सेकंड हो जाएगा, इसका आंसर बी। किस नली में जल का ऊपरी सतह होता है, ये आपको बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये बहुत बार पूछता है, किस नली में जल पूछ रहा है। यहाँ पे जल में जैसे कोई किस नली है और इसमें अगर जल भरा हुआ है तो इसमें जो है ना इसका परतदार कैसा होगा, मतलब ऊपरी परत कैसा होगा, वह हो जाएगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स जैसा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा कन्वेक्स जैसा, इस तरह से हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन बी से हो जाएगा जल में। अगर वहीं पे पारा रहता तो बाहरी साइड में उठ जाता, यानी कि अवतल लेंस हो जाता है। तो ये दोनों आता है क्वेश्चन में। याद रखिएगा किस नली में जब जल का ऊपरी सतह जब होता है कैसा, तो कन्वेक्स होता है, ऑप्शन बी से हो जाएगा। यह है कि द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या होगा। पृष्ठ का तनाव क्या होगा, अगर घनत्व अधिक होगा तो बढ़ जाता है, ऑप्शन ए से हो जाएगा। किसी भी द्रव का घनत्व अगर अधिक, तो पृष्ठ तनाव हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखिए क्या होता है घनत्व, जैसे कि आप समुद्र से में, जैसे कि नदी से समुद्र में जब जाएंगे तो वह थोड़ा सा ऊपर हो जाता है आदमी, तो पृष्ठ तनाव उसके चलते दबाव कम हो जाता है ना, आदमी ऊपर तैरने लगता है, वही पृष्ठ तनाव। लेकिन घनत्व क्या होता है ना कि नदी का घनत्व कम होता है और समुद्र का जो घनत्व ज्यादा होता है, तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है, ऑप्शन ए से हो जाएगा। नेक्स्ट है, पारे को जब एक बर्तन में रखा है तो मेनिस्कस होता है। यही जो जल जैसे एक कैसनालिस में है, तो ये बर्तन की पूछ रहा है, मान लीजिए कोई बर्तन है, इसमें हम पारा रख दिए तब क्या होगा, तो उसमें भी उत्तल लेंस ही होगा, उत्तल लेंस। ठीक है, ऐसे बनेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। यानी कि जल में और पारे दो भी व्यक्ति हम मेनिस्कस बनाएंगे तो वहां पे बर्तन में रखेंगे तो वह ऊपरी जो परत होगी उत्तल लेंस होगा, ऑप्शन बी से हो जाएगा। एक ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब क्या होगा, वायुमंडलीय दाब होगा, घटता है, स्थिर रहता है, घटता है, बढ़ता है, कोई नहीं तो इसमें से घटता है, डिक्रीज होता है। ऊंचाई ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब होता है ना, वह घटने लगता है। दिया हुआ है कि जैसे आप लोग समझिए, जब भी आप हवाईयान में जाएंगे तो फाउंटेन पेन होगा,
उससे जब ऊपर जाएगा ना तो वायुमंडलीय दाब कम होने के चांस से वह जो होता है बहने लगता है, बाहर निकलने लगता है या घटने लगता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1 बार बराबर होता है तो 10 का पावर 5 पास्कल होता है, ये याद होना चाहिए। 1 बार बराबर 10 का पावर 5 पास्कल होता है, ऑप्शन सी से होगा। किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है, ये आपको बताना है। किसी वस्तु का भार अधिकतम कहाँ पे होगा? जल में, वायु में, निर्वात में, और इसमें निर्वात हो जाएगा। जैसे वायु में कम हो जाएगा, जल में भी कम होगा, निर्वात में ज्यादा हो जाएगा, तो वैक्यूम में अधिकतम भार होता है, ऑप्शन सी से हो जाएगा। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग कितना होता है, ये आपको बताना है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान, द्रव्यमान मत पूछ रहा है, उसके द्रव्य का मान होता है 1/81 होता है, 1/81। ये ऑप्शन बी से हो जाएगा। वहीं पे अगर पूछ देता है कि कोई वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तब क्या होगा, तो 1/6 हो जाता है। भार जो होता है उसका 1/6 हो सकता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा कि पृथ्वी की अपेक्षा द्रव्यमान का चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग कितना होगा, तो 1/81 होगा, ऑप्शन बी से होगा। यह है कि भू-अस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। भू-अस्थायी का जैसे पृथ्वी का उपग्रह जो होता है 24 घंटे में एक बार चक्कर लगाते हैं, तो इसका आंसर बी से हो जाएगा। पृथ्वी के वायुमंडलीय दाब का कारण क्या है? वायुमंडलीय जो दाब है गुरुत्वाकर्षण के कारण से होता है, ये आपको कंठस्थ याद होना चाहिए, ऑप्शन बी से हो जाएगा। पृथ्वी की परिक्रमा और घूर्णन में समझिएगा, सूर्य की परिक्रमा करता है तो दिन रात होता है, नहीं मौसम चेंज होता है। अगर यह पृथ्वी है सूर्य की परिक्रमा करता है तो दिन रात नहीं, मतलब कि मौसम परिवर्तन होता है, और अपने अक्ष में जब घूमता है तो वह क्या होता है, रात दिन होता है। तो इन दोनों को याद रखिएगा। यह पूछता है कि रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ और रोटेशन ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी की सूर्य की परिक्रमा जो करती है पृथ्वी, तो 365 दिन में एक परिक्रमा पूरा करती है, और 24 घंटा में एक अपने अक्ष पे घूर्णन कर जाती है पृथ्वी, उसको घूर्णन बोलते हैं। दिया हुआ कि क्वेश्चन क्या दिया था कि क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का प्रभाव क्या होगा, मतलब किसके कारण से होता है, तो वह गुरुत्वाकर्षण के कारण से होता है, ऑप्शन ए से हो जाएगा। पृथ्वी का पलायन वेग है, क्या होगा? पृथ्वी के पलायन वेग क्या होता है कि कोई भी वस्तु को, मतलब उस वेग में अगर फेंक दिया जाए तो वह पृथ्वी के भूमंडलीय कक्ष, मतलब जैसे कि गुरुत्वीय कक्ष में से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि पलायन वेग क्या होगा। वह 11.2 होता है किलोमीटर प्रति सेकंड, याद रखिएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगर इस रफ्तार से अगर किसी वस्तु को फेंक दिया जाए तो वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर हो जाएगी, यानी कि पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी, ऑप्शन बी से होगा। यह है कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होगा? जब ऊपर से कोई वस्तु अगर गिराई जाती है तो उसका भार क्या होगा? परिवर्तनशील है, अपरिवर्तनशील है, शून्य है, कोई नहीं है, तो इसमें हो जाएगा परिवर्तनशील होता रहेगा इसका आंसर। जैसे कि जब जब त्वरण तो बढ़ता रहेगा, जैसे भार में किसी वस्तु से त्वरण बढ़ता रहेगा ना, जैसे कि जाएगा पृथ्वी के पास, मतलब ऊपर से गिराएगा तो त्वरण बढ़ता रहेगा, लेकिन उसका भार जो है परिवर्तनशील होगा, वेरिएबल होगा, ऑप्शन ए से हो जाएगा। ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया? तो ग्रहों के नियम, गति के जो नियम है ना, गति के नियम, वह केपलर ने दिए थे, ऑप्शन बी से हो जाएगा। न्यूटन ने गति के नियम दिए थे। ठीक है, गैलीलियो ने दूरबीन की खोज किए थे और वही बताए थे बल के नियम को, जड़त्व के नियम को, बल नहीं जड़त्व के। और कापरनिकस ने बताया था कि पृथ्वी के चारों ओर घूमती है गति, पृथ्वी के जैसे कि ग्रहों के, जो पृथ्वी ग्रहों के अगल बगल घूमती है, तो यही चीज कापरनिकस ने दिए थे। तो केपलर हो जाएंगे, ग्रहों की गति के जो नियम प्रतिपादन किए थे केपलर ने किए थे, ऑप्शन बी से हो जाएगा। यह है कि एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जेट इंजन का है तो रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी से हो जाएगा। एक गेंद को क्षैतिज गति से कोण पे, कितने कोण पे फेंका जाए क्योंकि अधिकतम दूरी हो जाएगी। जैसे कोई वस्तु है यहाँ से, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 90, अगर 45 डिग्री पर कोई वस्तु को फेंका जाएगा तो अधिकतम दूरी तय करती है, इसका आंसर सी से हो जाएगा। वायुमंडल में बादलों के तरने का कारण क्या है? इसमें दिया कि ताप, वेग, दाब और घनत्व। तो घनत्व अगर कम बेसी होगा ना, जैसे मान लीजिए देखिए घनत्व कम होगा या तो ज्यादा होगा तभी होगा, यानी कि घनत्व पर निर्भर करता है, इसका आंसर हो जाएगा डी। गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा किस पर शून्य होती है? शून्य। गैस के अणुओं का मतलब कि किस गैस का गतिज ऊर्जा किस पर शून्य हो जाएगी? तो -273 होता है, और इसी को ही परम शून्य ताप बोलते हैं, परम शून्य ताप, इसको परम शून्य ताप बोलते हैं, इसका आंसर बी से हो जाएगा। पारे का तापमापी किस ताप पर प्रयुक्त हो सकता है? देखिए पारे का जो तापमापी होता है अधिकतम 360 होता है, इसको यही पूछ रहा है कि किस ताप पर प्रयुक्त हो सकता है, तो वह 360 डिग्री सेल्सियस पर से अधिक नहीं जाता है, तो इसलिए इसका आंसर सी से हो जाएगा। प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? प्रिज्म जैसे मान लीजिए कि जो प्रिज्म है जैसे कि प्रिज्म से अगर कोई प्रकाश यहाँ से डाला जाए तो उसका रंग में कौन सा अधिकतम विचलन होगा, कौन सा? तो वह बैगनी होता है,
वी की ओर होता है वी, और आर जो होता है तो वी का ज्यादा होता है, आर का कम होता है। प्रकीर्णन देखिए, इसमें प्रकीर्णन इसका ज्यादा होता है, वही विचलन कह रहा है, तब विचलन जो होता है प्रकीर्णन ज्यादा होता है बी का, और आर का मतलब कि रेड का कम होता है। वहीं पर तरंगदैर्घ्य जो होता है इसका अधिक होता है, इसका कम होता है। इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी से हो जाएगा। इस गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है। ध्वनि तरंग जैसे सदैव होती है अनुदैर्घ्य तरंग। इसको याद रखने के लिए याद रखिएगा, ध्वनि आधा ध है, आधा इसमें भी ध है, तो इसको है लैंगिट्यूड बोलते हैं, ऑप्शन ए से हो जाएगा। अनुप्रस्थ में प्रकाश जो होता है अनुप्रस्थ तरंगे होती है, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। ध्वनि तरंगे सदैव जो होती है अनुदैर्घ्य तरंग होती है, ठीक है। थोड़ा सा वो होता है कि जैसे कि द्रव, जैसे मान लीजिए कोई जल है, जल में कोई अगर ध्वनि तरंगे होती है, ऊपरी सतह में कुछ होती है, निचली सतह में कुछ और होती है, लेकिन अधिकांश तौर पे उत्पन्न होती है ध्वनि तरंगे किस पे होती है, तो अनुदैर्घ्य तरंगे में होती है। इसका आंसर इसी हो जाएगा। यह है कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के छेदित व ऊर्ध्वाधर घटक बराबर है, तो उस स्थान को नति कोण कितना होगा, नति कोण 45 डिग्री होगा। इसका आंसर डी सी से हो जाएगा। द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्घ्य निर्भर नहीं करती है, द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्घ्य निर्भर नहीं करती, इसमें से संवेग पर, चाल पर, द्रव्यमान पर, आवेश पर, तो ऑप्शन डी से हो जाएगा आवेश पर। तरंग दैर्घ्य निर्भर नहीं करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। कौन सा कण सबसे अधिक अस्थायी अस्थायी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और ये क्या हो गया, गामा किरण है, तो इसमें हो जाएगा बी से हो जाएगा। याद रखिएगा, आप लोगों के सामने एक देखिएगा, कोई कण है, उसमें अंदर पार्टिकल में प्रोटॉन होता है, फिर न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन, और बाहरी क्षेत्र में जो चलता है वह इलेक्ट्रॉन चलता हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है कि एक चीज बताइएगा कि प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अब इसमें प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है निगेटिव होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है न्यूट्रल नाम ही है, न्यूट्रॉन है, इसका नाम ही से समझिए कि ना ये पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है, इसलिए अस्थायी है, यह अस्थायी है। इसका आंसर भी सही हो जाएगा। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है, एंगस्ट्रॉम जो होता है तरंग दैर्घ्य मापता है, प्रकाश के तरंग दैर्घ्य को मापता है, ऑप्शन बी से हो जाएगा। आगे देखेंगे, श्यानता की इकाई, ऐसा इकाई क्या है, तो पॉइज है। श्यानता जो होता है ना पॉइज होता है, जैसे देखिएगा श्यानता मतलब क्या है, यह जो होता है जैसे द्रव है, द्रव को अगर ऊपरी सतह में घर्षण ज्यादा होगा, जैसे मान लीजिए बहता हुआ जल है, ऊपरी सतह में ज्यादा होगा, नीचे जाएंगे तो कम होगा, मतलब एक दूसरे के विपरीत में कार्य करते हैं, उसी को बोलते हैं श्यानता। और यह पॉइज हो जाएगा, इसका इकाई हो जाएगा पॉइज, ऑप्शन इसी होगा। एक फायदा बराबर होता है 6 फीट के, इसको भी कंठस्थ याद रखिएगा, पूछ देता है कभी कभी, ऑप्शन बी से हो जाएगा। टाइपराइटर के आविष्कारक हैं, ये आपको बताना है, साकली, पास्कल, सोल्क है। टाइपराइटर के आविष्कारक कौन है, तो वह सोल्क है, ऑप्शन सी से हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन था। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिएगा। इसका पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब जाएंगे तो वहाँ पे एक टेलीग्राम का लिंक होगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।